लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। हम सब ने भारत के इतिहास के हजारों सालों के किस्से सुने हैं, लेकिन आज की कहानी उन करोड़ों सालों की है जब भारत नाम का देश भी नहीं था। बस एक सपने जैसा टुकड़ा जो एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का गवाह बनने वाला था। भारत की कहानी सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं है, ये उस मिट्टी की कहानी है, हमारे उस देश की कहानी है जिसे हम भारत कहते हैं। सोचिए, जिस हिमालय को हम भारत की ढाल कहते हैं, वहां कभी समंदर की लहरें उठती थी। और वो जमीन जिस पर आज दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे बड़े शहर खड़े हैं, वो कभी अफ्रीका के पास थी। आज की इस कहानी में हम लौटेंगे भारत के इतिहास में करोड़ों साल पीछे, जब भारत नाम का भूभाग जन्मा भी नहीं था, जब धरती एक ही टुकड़ा हुआ करती थी और भारत की किस्मत उस विशाल सागर के नीचे लिखी जा रही थी। ये वही कहानी है जब समुद्र से बनकर निकलता है हिमालय, और यही असली शुरुआत है भारत के बनने की। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि भारत की मिट्टी में आज भी उन समुद्री जीवों के निशान मिलते हैं जो करोड़ों साल पहले महासागर की गहराइयों में थे? ये कोई कल्पना नहीं है, ये इतिहास और विज्ञान है। और ये जवाब है उस सवाल का कि आखिर कैसे बना हमारा भारत। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज के टाइम पर जैसी दुनिया दिखती है, इतिहास में दुनिया वैसी नहीं थी, बल्कि बहुत अलग हुआ करती थी। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। तब अंतरिक्ष में धूल, गैस और मेटेरॉइड्स यानी उल्कापिंड का एक बहुत बड़ा बादल घूम रहा था। इन सभी के टकराने, फिर पिघलने और बाद में ठंडे होने से बनी हमारी अर्थ यानी पृथ्वी। वैज्ञानिक बताते हैं कि पहले ये पृथ्वी एक जलती हुई आग की गेंद के जैसे थी, जहां पर लावा की नदियां बहती थी और इसका जो ऊपरी हिस्सा था वो आग से भरा हुआ था। लेकिन बाद में ये धरती ठंडी होने लगी, फिर इसकी बाहरी परत ठंडी होकर एक कठोर चट्टान में बदलने लगी। आज अगर आप ग्लोब को देखें या आप ज्योग्राफी के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएं, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी बसी हुई है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है, जहां पर आज अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो बहुत ही ठंडा है और बर्फीला भी है। यही वजह है कि सदर्न हेमिस्फेयर बहुत ही ज़्यादा वीरान है, जहां पर मुश्किल से ही कोई रहता है। लेकिन आज से करीब 25 करोड़ साल पहले ये सारे महाद्वीप एक हुआ करते थे। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। इसे एक सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे जिसका नाम था पैंजिया। इसी तरह से अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन सभी महासागरों के जो हम नाम सुनते थे, वो भी कभी एक ही महासागर था, और इस सुपर ओशन का नाम था पैंथलासा। ये कितनी पुरानी बात है, इसे आप ऐसे समझो कि तब धरती पर डायनासोर भी नहीं आए थे। अब हुआ ये कि हमारी पृथ्वी कभी भी स्टेबल नहीं थी, न पहले थी, न आज है, न आगे होगी। इसकी वजह है पृथ्वी में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स। इनकी खास बात यह है कि ये हमेशा मूव करती हैं। आज की तारीख में भी जो आप भूकंप या सुनामी की खबरें सुनते हैं, भारत में हो या चाहे दुनिया भर में हो, उनमें इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स का बड़ा रोल होता है। तो हुआ ये कि टेक्टोनिक मूवमेंट ने पैंजिया को तोड़ दिया। करीब 20 करोड़ साल पहले पैंजिया दो भागों में बंट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। लॉरेशिया से बाद में नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट बने और गोंडवाना से साउथ के कॉन्टिनेंट बने। भारत इसी साउथ वाले कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। इसमें अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका एक साथ जुड़े हुए थे। इस एंशिएंट धरती पर लाखों साल तक ज्वालामुखी पर ज्वालामुखी फटते रहे, समुद्र सिकुड़ते और बढ़ते रहे, और धीरे धीरे पृथ्वी ने पहली बार लाइफ के इंडिकेशंस दिए। जैसे जैसे टेम्परेचर कंट्रोल में आया, गोंडवाना लैंड की सतह पर बड़े बड़े जंगल उगने लगे। अर्थ के टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बदलाव आया, जिससे कि लाइफ की पहली कड़ियां बनी। लेकिन भारत की यात्रा अभी भी शुरू ही हुई थी। ये जो भूभाग था, ये अभी तक सदर्न हेमिस्फेयर में था, आज के अफ्रीका के ठीक बगल में था। लेकिन शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये लैंड एक दिन दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगी। करीब 18 करोड़ साल पहले पृथ्वी के अंदर गहराई में दबा हुआ भारत का एक भूभाग एक नई दिशा में खिसकने लगा। धरती की प्लेटें ऐसे सरक रही थी जैसे बर्फ के टुकड़े किसी बहुत बड़े सागर पर तैरते हुए दिखते हैं। इसका एक मतलब ये भी था कि टेक्टोनिक मूवमेंट से अब गोंडवाना लैंड भी टूटने वाला था,
ठीक वैसे ही जैसे टूट गया था पैंजिया। साइंटिस्ट इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय बहाव कहते हैं। इस तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो तब एक बहुत ही बड़े आइलैंड की तरह था, उसमें से अफ्रीका और अंटार्कटिका से अलग होकर वो नॉर्थ की ओर तैरने लगा। अब आप इमेजिन करो, करोड़ों साल पहले भारत का एक हिस्सा पृथ्वी की सतह पर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अब ऐसे आप सुनोगे तो लगेगा कि ये तो बहुत कम है, ये तो 100 सेंटीमीटर भी नहीं है। लेकिन करोड़ों साल के इस गैप में इस छोटे से नंबर ने हजारों किलोमीटर की जर्नी करा दी। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि आज से करीब 10 करोड़ साल पहले भारत भूमध्य रेखा की तरफ था। इसके चारों तरफ महासागर थे, गर्म हवा थी और लगातार बदलता मौसम था। अब यही वो टाइम भी था जब जुरासिक और क्रिटेशियस युग चल रहा था, यानी कि धरती पर डायनासोर्स का रूल था। इस टाइम पर भारत के इस तैरते हुए टुकड़े पर घने जंगल थे, बड़े दलदल थे और ज्वालामुखी भी थे। इन ज्वालामुखियों ने धीरे धीरे भारत के भूभाग को और ऊपर उठाया और उसकी जो सतह थी उसको और कठोर बनाया। फिर लगभग 8 से 9 करोड़ साल पहले भारत की प्लेट 20 सेंटीमीटर की स्पीड से और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगी। इस टाइम पर भारत और एशिया के बीच में एक समुद्र हुआ करता था जिसे कहा जाता था टेथिस सी। फिर लाखों सालों की जर्नी चलती रही और भारत ने फाइनली उस समुद्र को भी पार किया और आखिरकार हुआ वो टकराव जिसने पूरी धरती के चेहरे को बदल कर रख दिया। आज से करीब 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट उत्तरी दिशा में ऊपर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। ये कोई नॉर्मल टक्कर नहीं थी दोस्तों, ये 2 कॉन्टिनेंट्स की भिड़ंत थी। टेथिस सागर की प्लेट हल्की थी, इसलिए इंडियन प्लेट जो ट्रैवल करते हुए साउथ से नॉर्थ में आ रही थी वो जमीन में नीचे धंस गई और टेथिस सागर वाली प्लेट ऊपर उठ गई। इस तरह से इस एरिया में हिमालय के पहाड़ बने। अब आप सोचो कि आज जिस जगह पर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ खड़े हैं और बर्फ से ढके हुए हैं, वहां पर कभी समुद्र की लहरें हुआ करती थी। आज भी हिमालय की ऊंची चोटियों पर आपको सीपियां, शंख और दूसरे कई समुद्री जीवों के फॉसिल्स मिल जाएंगे। जैसे नेपाल में काली नदी के पास बड़ी मात्रा में शंख पाए जाते हैं, जो सबूत है इस बात का कि यहाँ कभी पहाड़ नहीं बल्कि एक गहरा समुद्र था। इस तरह दोस्तों भारत की इस यात्रा ने न सिर्फ उसकी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को बदला बल्कि उसके मौसम को, उसकी मिट्टी को और उसके लाइफ फॉर्मेशन को भी बदल दिया। अब भारत एशिया से जुड़ चुका था, यानी भारत की कहानी सिर्फ एक भूखंड की यात्रा नहीं थी, ये उस धरती की कहानी थी जो आगे चलकर इतिहास की दिशा तय करने वाली थी। खैर, इस टकराव ने हिमालय को जन्म देने के साथ ही भारत की क्लाइमेट, उनकी रिवर्स और उनके लाइफ के पैटर्न्स को भी बदल डाला। हिमालय के बनने के साथ ही यहाँ से कई नदियाँ जन्मी, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ न सिर्फ पानी का सोर्स बनी बल्कि नदियों ने गंगा के फर्टाइल लैंड को भी तैयार किया। फिर इस उपजाऊ मैदान और मीठे पानी की फैसिलिटी ने यहाँ की धरती को इंसानी बस्तियों और खेती के लिए बहुत ही अच्छा माहौल दिया। यही नहीं, इस टकराव ने भारत की जलवायु को भी बदल डाला। हिमालय की ऊंचाई ने मॉनसून की दिशा और इसकी ताकत को कंट्रोल करने का काम किया। गर्मी, ठंड, बारिश और सूखा, ये सभी नेचुरल पैटर्न्स हिमालय की वजह से एक सिस्टम बना पाए। यही वजह है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है जिसमें इतनी बड़ी आबादी है, वो एक डाइवर्स लाइफ के लायक बन सका। फिर जैसे जैसे टाइम बीता, भारत की धरती मानव सभ्यता के लिए भी तैयार होने लगी। गंगा यमुना का मैदान बहुत उपजाऊ था और यहाँ मौजूद हरे भरे जंगल और इसका एक लंबा समतल मैदान आइडियल कंडीशन बना इंसानी बस्तियों के लिए। यही वजह है कि भारत में इंसानों के होने के सबूत काफ़ी पहले से मिलते हैं। जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी हजारों लाखों साल पहले हमें नर्मदा घाटी में एक फॉसिल मिला है। इस फॉसिल को नाम दिया गया है नर्मदा ह्यूमन का और माना जाता है कि ये लगभग 5 लाख साल पुराना फॉसिल है। आगे चलकर करीब 70,000 साल पहले इस धरती पर कदम रखा होमो सेपियंस ने। ये वो लोग थे जो शिकार करते थे, कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। शुरुआत में इन्होंने नदियों के किनारे रहना शुरू किया। मिट्टी के बर्तन, साधारण औजार और आग का इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी जीवन शैली को विकसित किया। भारत के अलग अलग हिस्सों में जैसे कि सिंधु घाटी, गंगा मैदान, दक्कन का पठार और वेस्टर्न घाट, इन सभी जगहों पर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लाइफ स्टाइल, अलग अलग कल्चर और अलग अलग अर्बनाइजेशन और रूरलाइजेशन डेवलप हुआ। सिंधु घाटी में उपजाऊ मिट्टी और बहती नदियों ने खेती को जन्म दिया और इसी खेती ने आगे चलकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सभ्यताओं का आधार बनाया।
यहाँ की क्लाइमेट और यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स थे वो केवल खाने पीने का साधन नहीं थे, बल्कि उन्होंने मानव बस्तियों, व्यापारिक मार्गों और सामाजिक स्ट्रक्चर का भी विकास पॉसिबल कराया। जो यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ, इसने भारत में सिर्फ जमीन के स्तर पर डाइवर्सिटी को पैदा नहीं किया, इसने वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की भी अलग अलग प्रजातियों के विकास को आगे बढ़ाया। हिमालय से उतरती नदियां केवल पानी का सोर्स नहीं बनी, बल्कि ये नदियां ह्यूमन सिविलाइजेशन और कल्चर की धारा भी थी। नदी किनारे बनने वाले गांव और नगरों ने धीरे धीरे एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ का निर्माण किया। कुल मिलाकर इस कहानी में हमें यह समझने की ज़रूरत है कि भारत का भूगोल ही भारत की सभ्यता की पहचान है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, पठार और यहाँ की फर्टाइल लैंड लाइफ की एक नींव थी, और यहीं से भूगोल आगे चलकर सिंधु घाटी, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य और आज जो हम भारत देखते हैं उसकी सभ्यता का आधार भी बना। भारत की ये जमीन सिर्फ जल और मिट्टी से नहीं, बल्कि करोड़ों साल की एक जियोलॉजिकल जर्नी और लाइफ के स्ट्रगल से संवर कर आज हमारे सामने खड़ी है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि धरती की एक अद्भुत कहानी है जिसे उसकी नेचुरल फोर्सेस ने खुद तराशा है। अब दोस्तों ये सारी बातें हो गई, सवाल आता है कि इस बात के सबूत हमें कैसे मिले कि हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं। तो देखिए, इस टक्कर को और दुनिया भर में इस तरह के जो डेवलपमेंट हुए हैं, इनको समझाने के लिए 1912 में एक जर्मनी के वैज्ञानिक हुए अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पेश की। इनका मानना था कि पृथ्वी की जो महाद्वीपीय सतह है ये लगातार चलती रहती है। इस सिद्धांत ने दुनिया को ये समझाने में मदद की कि कैसे भारत कभी गोंडवाना का हिस्सा था, जो आज के अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और सदर्न अमेरिका से जुड़ा हुआ था। लगभग 10 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट ने अपनी यात्रा शुरू की और उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टक्कर से हिमालय का जन्म हुआ। साइंटिफिक एविडेंस जैसे कि मैग्नेटिक रॉक्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स और सैटेलाइट इमेजिंग इस प्रोसेस से जुड़े हुए सबूत हमें देते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नासा की सैटेलाइट स्टडीज बताती हैं कि भारत आज भी लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर की स्पीड से नॉर्थ की ओर खिसक रहा है। इससे हिमालय हर साल थोड़ा और ऊंचा होता जा रहा है। साइंटिफिक एविडेंस जैसे कि मैग्नेटिक रॉक्स, जो समुद्री फॉसिल्स हैं, या फिर फॉसिल रिकॉर्ड भी इस प्रोसेस को कंफर्म करते हैं। सेंट्रल इंडिया और गुजरात के इलाकों में पाए जाने वाले जुरासिक युग के डायनासोर और जलीय जीवों के जीवाश्म बताते हैं कि यह जमीन कभी समुद्र के अंदर हो सकती थी। डेक्कन ट्रैप्स की ज्वालामुखी परतें इस भूगर्भीय यात्रा की गवाही भी देती हैं। इन सभी सबूतों से ये बात साबित होती है कि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो स्टेबल नहीं है, बल्कि लगातार बदल रहा है, भले इसकी स्पीड स्लो हो। यही बदलाव नदियों, पर्वतों और मैदानों के निर्माण से मानव सभ्यता के विकास को भी दिशा देता रहा है, और ये याद दिलाते हुए बताता है कि आज भी हमारी धरती जिंदा भी है और एक्टिव भी है। तो दोस्तों, आज जिस भारत में हम रहते हैं वो करोड़ों साल की जियोलॉजिकल एक्टिविटी का रिजल्ट है। नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे हिमालय की चोटियाँ, वेस्ट में थार का डेजर्ट, दक्षिण में दक्षिणी पठार और ईस्ट में घने जंगल और नदियाँ, ये सब भारत की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है। हिमालय न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है। ये पर्वत मानसून की दिशा को तय करते हैं, नदियों का सोर्स है और खेती लायक मैदानों को बहुत ही ज़्यादा लाइफ प्रदान करते हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा जैसी जो नदियां हैं, इसी भूगोल का वरदान है, जिन्होंने हजारों सालों तक हमारी सभ्यताओं को जन्म दिया, पोषित किया। कुल मिलाकर भारत का भूगोल न केवल प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम है, बल्कि संस्कृति, भाषा, धर्म और जीवन शैली को भी आकार देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग तरह की संस्कृतियां विकसित हुई, जबकि मैदान में केंद्रित नगर और व्यापारिक शहरों का उदय हुआ। यहाँ के पठारी, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्र मानव जीवन को विभिन्न रूपों में चुनौती और अवसर दोनों देते रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के भारत बनने की। कैसे एक टुकड़ा जो हजारों किलोमीटर से चला और करोड़ों सालों में भारत के पास पहुंचा, जिससे आज यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी इन सब का विकास हुआ। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।